स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, भारत को सभ्यता का उद्गम स्थल माना जाता है। जब पूरी दुनिया में अभी भी आदि मानव का समय चल रहा था, इंडिया में माना जाता है कि एक फुल फ्लेज सिविलाइजेशन डेवलप हो चुकी थी। जी हाँ, ये सिविलाइजेशन है इंडस वैली सिविलाइजेशन, और इसका एक बहुत ही पॉपुलर आर्टिफैक्ट है जिसको कहा जाता है ब्रोंज डांसिंग गर्ल। भारत की इस प्राचीन सभ्यता का रेफरेंस हम अपने फ्रीडम स्ट्रगल में भी देखते हैं, क्योंकि यहां पर हमारे नेशनलिस्ट लीडर्स ने इस फैक्ट को कि इंडिया में सिविलाइजेशन बहुत पहले डेवलप हो गई थी, इसको यूज किया था टू अपलिफ्ट द मोरल एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑफ इंडियंस अगेंस्ट ब्रिटिश। और ब्रिटिश की जो व्हाइट मैन सुपीरियोरिटी की मिथ थी, उसको भी बर्स्ट करने के लिए हमारी सभ्यता का रेफरेंस टाइम टू टाइम दिया जाता था। लेकिन अभी के समय में ये ब्रोंज डांसिंग गर्ल जो हमें मिली थी मोहेंजोदारो की सिटी में, ये एक कंट्रोवर्सी में आ गई है। दरअसल हुआ ये है कि 18 मई को इंटरनेशनल म्यूजियम डे की हम सेलिब्रेशन करते हैं, और इस दिन हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने न्यू दिल्ली में इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो की एक इनॉग्रेशन की। इस म्यूजियम एक्सपो में हमने एक मैस्कॉट का इस्तेमाल किया। मैस्कॉट आप सब जानते हैं कि कॉमनवेल्थ गेम्स में जैसे शेरा एक मैस्कॉट हुआ करता था, उसी तरह से इस इवेंट को प्रमोट करने के लिए ब्रोंज डांसिंग गर्ल से इंस्पिरेशन लेते हुए एक मैस्कॉट बनाया गया। और बहुत से लोग इस चीज से नाराज हो गए। क्यों? क्योंकि जो ब्रोंज डांसिंग गर्ल जो हमारी एंशिएंट सभ्यता का एक प्रतीक है, उसको थोड़ा सा मॉडर्नाइज्ड वर्जन उसका बना दिया गया, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया गया, और बहुत से लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये हमारे इतिहास की एक डिस्टॉर्टेड इमेज प्रेजेंट करने की कोशिश है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या है ये सारा मुद्दा, ब्रोंज डांसिंग गर्ल क्या थी, ये डांसिंग गर्ल थी भी या नहीं, इस पर भी कई सारी कंट्रोवर्सीज हैं, और वैदिक रिलीजन के साथ इसको कैसे एसोसिएट किया जाता है, इसके बारे में भी आज हम बहुत इंटरेस्टिंग बातें आपके साथ शेयर करेंगे। और इसी के साथ साथ यूपीएससी IAS एग्जाम में इसकी क्या रेलेवेंस बन सकती है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसकी क्या रेलेवेंस बन सकती है, इसकी जानकारी आज आपको मिलेगी। राइट, तो आप यहां पर देख सकते हैं, बेसिकली हमारी ब्रोंज डांसिंग गर्ल जो इंडस वैली में मिली थी, दिस इज दैट स्कल्पचर, और जो मैस्कॉट यूज किया जा रहा है वो कुछ इस प्रकार का है। तो देखो, सिमिलैरिटी तो है लेकिन कुछ मॉडिफिकेशंस हैं। तो सबसे पहले जो आपत्ति जताने वाले लोग हैं, उन्होंने ये कहा कि जो ओरिजिनल स्कल्पचर था वो बहुत छोटा था, वो सिर्फ 10.5 सेंटीमीटर का था, जबकि मैस्कॉट 5 फुट का बना दिया गया है और म्यूजियम के द्वारपाल की तरह इसको रखा गया है। सो दैट इज अ बिट कंट्रोवर्शियल। इसी के साथ साथ जो ओरिजिनल स्कल्पचर था उसका कलर डार्क था, डार्क तो होगा ही, मेटल का इस्तेमाल किया गया था, जबकि जो मैस्कॉट बनाया गया है उसको थोड़ा सा गोरा कर दिया, थोड़ा सा फेयर कॉम्प्लेक्शन देने की कोशिश की है। इस पर भी अलग ही बवाल मच गया। राइट, अब ये सारी कंट्रोवर्सीज के चलते एक और पॉइंट यहां पर ऐड हो गया कि जो ओरिजिनल स्कल्पचर है उसमें द लेडी इज कंप्लीटली नेकेड। इन्होंने सिर्फ अपनी बाजुओं में बैंगल्स लगा के रखी हैं और गले में एक नेकलेस है। अब म्यूजियम एक्सपो के इवेंट में अगर हम किसी मैस्कॉट को लगाते हैं तो ऑब्वियसली वी कैन नॉट डिपिक्ट दैट मैस्कॉट नेकेड। तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने थोड़ी सी मॉडिफिकेशंस की, और यहां पर एक लाइट पिंक कलर का टॉप एंड ऑफ वाइट कलर का वेस्ट कोट इस ब्रोंज डांसिंग गर्ल को प्रोवाइड करके थोड़ी सी मॉडिफिकेशंस और इंस्पिरेशन ड्रॉ करते हुए थोड़ा मॉडर्नाइज्ड फॉर्म ऑफ ब्रोंज डांसिंग गर्ल यहां पर बनाया। राइट, नाउ दोस्तों, इसके बारे में आगे चर्चा करूं और इसके कुछ और सेलेंट एस्पेक्ट्स बताऊं, मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि अगर आप में से कई बच्चे यूपीएससी IAS एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये बिल्कुल सही टाइम है। अगर 2024 को आप टारगेट कर रहे हैं, दिस इज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट योर सीरियस प्रिपरेशन। और इस सीरियस प्रिपरेशन को आप तभी स्टार्ट कर सकते हैं कि अब आप सारे एग्जाम के कंपोनेंट्स को इक्वल वेटेज दें। ठीक है, यानी कि प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, इनको इंटीग्रेट करके पढ़ना होता है और सही समय पर इनको डिलीनिएट भी कर देना चाहिए। राइट, तो स्टडी IQ का एक बैच है नोन बाय द नेम ऑफ प्रीलिम्स टू इंटरव्यू। यहां पर एक बार एनरोल करने पर आपको फाउंडेशन कोर्स मिलेगा, प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स भी मिलेगा, टेस्ट सीरीज भी मिलेगी विद वीडियो सॉल्यूशंस, और मेंस का क्रैश कोर्स भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप प्रीलिम्स 2024 को क्लियर कर लेते हैं तो एक और एडवांटेज आपको मिलेगा। अगर आप इस बैच के स्टूडेंट हैं, आपको दिल्ली NCR में हमारी हॉस्टल फैसिलिटी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएगी, जहां पे आपका रहने का, खाने पीने का, वाईफाई का, रीडिंग रूम एक्सेट्रा, ये सारे खर्चे स्टडी IQ बेयर करेगा इस प्रोग्राम के थ्रू। ठीक है, और दिल्ली NCR में जब मेंस के समय पर आएंगे आपको वो एक्स्ट्रा अटेंशन मिलेगी जिसके आप हकदार हैं, और जिस तरीके से इसमें कोर्स को कवर किया जाएगा उससे आपके बेसिक से लेकर टॉप लेवल के कॉन्सेप्ट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। तो स्टार्टिंग में हम फाउंडेशन आपकी बिल्ड करेंगे लाइव क्लासेस के थ्रू, आपको एक मेंटोर मिलेगा, मेंटोर के साथ साथ आपको क्लास के हैंड रिटन नोट्स हम लोग प्रोवाइड करेंगे, आप खुद भी अपने बना सकते हैं। राइट, एंड प्रीलिम्स जब आने वाला होगा तो उसमें आपको इसका क्रैश कोर्स प्रोवाइड किया जाएगा।
बुक्स आपको फिजिकल फॉर्म में मिलेंगी और होम डिलीवर्ड रहेंगी। जैसे ही आप इसमें एनरोल करेंगे 4 बुक्स उसी दिन डिस्पैच करवा दी जाएंगी, विच विल रीच यू वेरी सून, राइट। एंड ऐसा नहीं है कि ये जब हम चीजें इसमें कवर करेंगे तो बस भागते रहेंगे और पिछली चीजों को रिवाइज नहीं करेंगे। डेली इसमें आपकी आंसर इवैल्यूएशन होगी, वीकली टेस्ट होंगे, जिससे कि आंसर सॉल्विंग कैपेबिलिटी आप अपनी बढ़ा सकते हैं। क्योंकि देखो दोस्तों, रियलिटी यही है कि आप जितना मर्जी पढ़ लो, जहां से भी पढ़ लो, एग्जाम में नो वन इज गोइंग टू आस्क यू कि आप कितने घंटे पढ़ते थे, कौन सी बुक्स पढ़ते थे। वहां पर आपको जज किया जाता है आपकी आंसर सॉल्विंग कैपेबिलिटी के बेसिस पे। तो ये 2 फीचर्स इस कोर्स के आपको काफी मददगार साबित होंगे। मेंस में हम क्या करेंगे, हम 300 के आसपास टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करके उसको 360 डिग्री एनालिसिस उसका करेंगे, जिससे कि कैसा भी सवाल उस पर आ जाए, आप में वो पोटेंशियल होगी उसको सही आंसर करने में। जिन बच्चों का प्री क्लियर होगा उनके साथ ये सारी चीजें हम ऑफलाइन मोड में करेंगे और फिजिकल अटेंशन उनको मिलेगी। जो बच्चे अनफॉर्चुनेटली प्री नहीं क्लियर कर पाते, ऐसा नहीं कि उनको कुछ मिलेगा नहीं, उनको भी इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाएगी ऑनलाइन मीडियम के थ्रू, ठीक है। तो सॉफ्ट कॉपीज और सारी इंपॉर्टेंट रेलिवेंट गाइडेंस आपको ऑनलाइन मीडियम के थ्रू डेफिनेटली मिलेगी। एंड इंटरव्यू के समय पर डैफ कैसे भरना है, डैफ में अगर आपकी कोई वीकनेस है उसको कैसे स्ट्रेंथ की तरह प्रेजेंट करना है, ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखो दोस्तों, 26 मई 2024 को आपका प्रीलिम्स है, तो 1 साल से लगभग कम समय रह चुका है अब, तो आप डिले नहीं कर सकते। डिस्क्रिप्शन में इस कोर्स का आपको लिंक मिल जाएगा। हमारा 7th बैच, इसमें एडमिशन लेने की डेट्स लगभग खत्म होने वाली हैं, ठीक है। तो ये सही टाइम है इस बैच में एनरोल करने का। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। एंड देखो, अच्छी चीज जो होती है वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है, बट अगर आप अफोर्डेबल प्राइस में इसको अवेल करना चाहते हैं, और स्टडी IQ टीम का भी यही ऑब्जेक्टिव है कि हम तैयारी को अफोर्डेबल बनाएं, तो उस केस में आप CS लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे, जिससे कि आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिल जाएगा। सो यूज द कोड CS लाइव, इससे आप अपने काफी पैसे बचा सकते हैं। नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट, जो ब्रोंज डांसिंग गर्ल की कंट्रोवर्सी है। अच्छा, इससे पहले एक और चीज बता दूं कि अगर आप मेरे साथ अभी तक कनेक्ट नहीं हुए, तो बहुत सारा इंटरेस्टिंग मटेरियल और रेलिवेंट मटेरियल फॉर योर एग्जाम में इस टेलीग्राम चैनल पे शेयर करता रहता हूं। डू कनेक्ट विद मी हियर, एंड इंस्टाग्राम पर भी मेरे साथ यहां पर कनेक्ट हो जाइए, ठीक है। तो चलिए अब कंट्रोवर्सी पे वापस आते हैं। देखो, जब ये कंट्रोवर्सी हुई तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने ये जवाब दिया कि हमने देखो ब्रोंज डांसिंग गर्ल को किसी तरीके से डिस्टॉर्ट करने की कोशिश नहीं की। जो म्यूजियम्स होते हैं वो एक सेल्फ सस्टेनिंग इंस्टीट्यूशंस होते हैं, यानी कि उनको कई अपने खर्चे खुद से निकालने पड़ते हैं। और इन खर्चों को निकालने के लिए आपने देखा होगा कि म्यूजियम्स के साइड पे एक मर्चेंडाइज शॉप होती है, जहां पे कुछ खिलौने मिलते हैं, ठीक है, कुछ सुविनियर्स लेके जाते हैं। टूरिस्ट वगैरह होते हैं ना, जैसे बाहर से कंट्री में हमारे विजिट करने आए, ताजमहल की एक छोटी सी प्रतिमा साथ लेके चले जाएंगे, या फिर कोई कीरिंग साथ लेके चले जाएंगे। तो ऐसे म्यूजियम्स में उस तरह की शॉप्स होती हैं। तो वहां पर ये ब्रोंज डांसिंग गर्ल की इमेज को थोड़ा प्रमोट करना चाहते थे, उसका मर्चेंडाइज इन्होंने बनाया था, एक छोटा खिलौना बनाया था, राइट। तो उसी को प्रमोट करने के लिए इन्होंने इस मैस्कॉट का इस्तेमाल किया, ताकि लोगों को पता लगे कि ये भी कोई चीज है जो इंडस वैली से रिलेटेड है, इसका मर्चेंडाइज है, और एज अ सुविनर उसको परचेज करें, जिससे कि इनको थोड़ी सी इनकम मिले म्यूजियम को, राइट। तो इन्होंने अपनी ये जस्टिफिकेशन दी है। अब देखो दोस्तों, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इस कंट्रोवर्सी से ज्यादा इंपॉर्टेंट इंडस वैली और इस ब्रोंज डांसिंग गर्ल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, तो वो आपके साथ भी जरूर डिस्कस किए जाएंगे। तो देखो दोस्तों, इंडस वैली की अगर हम बात करें तो इसका जो मेच्योर फेज है, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है: अर्ली हड़प्पन, मेच्योर हड़प्पन, ठीक है, एंड लेट हड़प्पन कल्चर। तो जो मेच्योर स्टेज थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की, वो लगभग 2600 BC से लेकर 1900 BC तक हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे मिलती थी। इसके काफी सारे हिस्से आज की डेट के पाकिस्तान में भी हैं, ठीक है। लार्जेस्ट इंडस वैली साइट वो इंडिया में है, हरियाणा में स्थित राखीगढ़ी। इट इज द लार्जेस्ट इंडस वैली साइट। तो इस सभ्यता के बारे में लगभग पूरी दुनिया को कुछ नहीं पता था और भूल चुकी थी इस सभ्यता को। और इट वाज ओनली अंटिल मतलब 1920s में जाकर, जब ब्रिटिश भारतीय सोसाइटी को समझना चाहते थे, उन्होंने कहा कि चलो थोड़ा सा इसके बारे में, इसकी हिस्ट्री के बारे में जानते हैं, राइट। तो 1920s में हड़प्पा वॉज द फर्स्ट साइट जिसको डिस्कवर किया गया। देन वॉज मोहेंजोदारो, और उसके बाद ग्रेजुअली और भी कई सारी इंडस वैली साइट्स हमारे सामने आई। इन एक्सकवेशंस के जरिए हमें पता लगा कि जिस टाइम पर बहुत बड़े एरिया ऑफ द वर्ल्ड में अभी आदि मानव का काल ही चल रहा था, वहां पर इंडिया में एक फुल फ्लेज अर्बन सिविलाइजेशन अपना अस्तित्व बनाकर रखी हुई थी, राइट। तो इसकी डिस्कशन हालांकि 19th सेंचुरी की स्टार्ट में भी हो गई थी, लेकिन 1920s के बाद एक प्रॉपर तरीके से इसको रिकॉर्ड किया गया। इट वॉज रिकॉग्नाइज्ड एज अ पार्ट ऑफ फुल फ्लेज एंशिएंट सिविलाइजेशन। और इससे पहले माना जाता था कि इजिप्ट में मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन वो सबसे पुरानी सिविलाइजेशन थी, लेकिन यहां पर जब इसके बारे में हमें पता लगा तो लोगों की परसेप्शन काफी हद तक चेंज हो गई। अब यहां पर हम ब्रोंज डांसिंग गर्ल की अगर हम बात करें
तो ये प्रतिमा हमें कहाँ मिली? मोहेंजोदारो में। इसमें हुआ ये कि 1926 में एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे, इन्होंने मोहेंजोदारो के सिटाडल को एक्सकवेट किया, ठीक है, और वहां पर एक खंडित हुए घर के अंदर उनको ये प्रतिमा मिली, ठीक है। इन आर्कियोलॉजिस्ट का नाम था अर्नेस्ट मेके। तो सिटाडल बेसिकली क्या होता है कि जो शहर थे इंडस वैली के, वो इस तरह से उनकी बनावट थी, ठीक है, कि एक हिस्सा जो था वो एलिवेटेड था और दूसरा हिस्सा वो थोड़ा सा उसका स्तर नीचे होता था, उसका ऑल्टीट्यूड थोड़ा सा लो लेवल का होता था। तो जो सिटाडल होता था वो इस अपर टाउन को कहा जाता था, और इस सिटाडल के अंदर इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स ये मौजूद होती थी, ठीक है। जो बिल्डिंग्स जरूरी और इंपॉर्टेंट होती थी, जनरली अपर क्लास के लोग माना जाता है कि वो इस सिटाडल में रहते थे। लोअर पार्ट ऑफ टाउन में कॉमन लोग रहा करते थे, ठीक है, आम जनता लोअर टाउन में रहा करती थी। तो इस सिटाडल के अंदर एक खंडित घर में ये ब्रोंज डांसिंग गर्ल हमें मिली, राइट। अब आजादी के बाद मोहेंजोदारो ये पाकिस्तान के पास चला गया। आप नक्शे में देख सकते हैं कि इट लाइज इन पाकिस्तान, बट एक एग्रीमेंट के जरिए यह फैसला किया गया कि ब्रोंज डांसिंग गर्ल एज अ स्कल्पचर, एज एन आर्टिफैक्ट, ये इंडिया के पास रहेगा और आज ये हमारे नेशनल म्यूजियम में एक प्रिजर्व्ड आर्टिफैक्ट की तरह मौजूद है, राइट। अब यहां पर इस डांसिंग गर्ल को ऑब्जर्व किया और इसकी ऑब्जर्वेशन से इंडस वैली सिविलाइजेशन की लाइफ के बारे में काफी लोगों ने काफी टिप्पणियां की, ठीक है। इसमें से कई जाने माने हिस्टोरियंस हैं जैसे कि रोमिला थापर, ए.एल. बशम, राइट। पुराने आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के कुछ डायरेक्टर्स ने भी काफी कमेंट किए, मोरटाइम व्हीलर एंड जॉन मार्शल। इसमें से ब्रोंज डांसिंग गर्ल को डांसिंग गर्ल का टैग देने वाले जो व्यक्ति माने जाते हैं वो हैं जॉन मार्शल। जॉन मार्शल ने टिप्पणी करते हुए ये बेसिकली कहा, उन्होंने ब्रोंज डांसिंग गर्ल को एक डांसिंग गर्ल की तरह विजुअलाइज किया और उन्होंने कहा कि ये एक युवा नारी है, ठीक है, इसका हाथ अपनी वेस्ट के ऊपर है, राइट, और थोड़ा सा हाफ इंप्रूडेंट पोस्चर है, यानी कि थोड़ा सा बोल्ड पोस्चर है, ठीक है, कि उस महिला वो शर्मीली महिला नहीं है, ठीक है, दैट लेडी इज नॉट शाय, वो बोल्ड है, ठीक है, और एक अथॉरिटी की तरह ऐसे खड़ी हुई है, राइट। एंड हर लेग्स आर स्लाइटली फॉरवर्ड एंड शी बीट्स टाइम टू द म्यूजिक विद हर लेग्स एंड फीट। तो ये उनकी विजुअलाइजेशन थी। उनके इस कमेंट के बाद बहुत सारे लोगों ने, या उनकी इस डिस्क्रिप्शन की वजह से काफी सारे लोगों ने मान लिया कि शायद ये डांसर ही थी। लेकिन दोस्तों, इस बात को प्रूव करने के लिए कोई ठोस एविडेंस नहीं है दैट दिस पर्टिकुलर लेडी जिसका ये स्कल्पचर हमें मिला है वो डांसर ही थी एक्चुअली। इनफैक्ट एक जाने माने अमेरिकन आर्कियोलॉजिस्ट हैं जिनका नाम है जॉनथन केन्योर। इन्होंने अपनी एक किताब लिखी जिसका नाम था आर्ट ऑफ द फर्स्ट सिटीज, द थर्ड मिलेनियम बीसी फ्रॉम मेडिटेरेनियन टू इंडस। इसमें इन्होंने इस बात को बताया है कि दरअसल ये ब्रिटिशर्स की परसेप्शन थी कि ऐसी प्रतिमाओं को वो बाय डिफॉल्ट डांसर मान लेते थे, क्योंकि हमारे कल्चर और हमारे टेक्स्ट में भी जब टेम्पल वर्शिप भी की जाती थी तो उसमें वो एक तरीके से डांस उसके साथ एसोसिएटेड था। तो ऐसी कोई भी प्रतिमा मिलती थी जिसमें थोड़ा सा त्रिभंग का पोस्चर होगा तो बाय डिफॉल्ट ब्रिटिशर्स की ये परसेप्शन थी कि ये डांसर्स हैं, तो इन्होंने वो डांसिंग गर्ल मान लिया उसको, बट इसका स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है, ठीक है। तो ये बात जॉनथन केन्योर ने यहां पर बताई। एंड इसके बाद 2016 में ठाकुर प्रसाद वर्मा, ठीक है, इन्होंने भी एक बड़ी ही कंट्रोवर्शियल बात की थी। इन्होंने इतिहास नाम के एक हिंदी जर्नल में, ये हिंदी जर्नल किसका है? इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च। इस हिंदी जर्नल में, इनके हिंदी जर्नल में इन्होंने बात की कि जो फिगरीन हमें मिली है, ये जो आर्टिफैक्ट मिला है, ब्रोंज स्टैचू यहां पर मिला है, ये हिंदू गॉडेस पार्वती को दर्शाता है, राइट, जबकि ऐसा नहीं है, ठीक है। इस पेपर में इन्होंने कोशिश की थी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के रिलीजन को वैदिक हिंदुइज्म के साथ हम एसोसिएट कर सकें, लेकिन इनका ये क्लेम ज्यादातर हिस्टोरियंस और ज्यादातर स्कॉलर्स ने डिसमिस कर दिया है, क्योंकि कोई ऐसा प्रूफ नहीं है कि हड़प्पा मोहेंजोदारो सिविलाइजेशन में हिंदू गॉड्स की वर्शिप हुआ करती थी, राइट। तो ये भी एक कंट्रोवर्शियल दौर था, राइट। ब्रोंज डांसिंग गर्ल ऐसा नहीं कि पहली बार कंट्रोवर्सी में आ रही है, इससे पहले भी ये कंट्रोवर्सीज हो चुकी हैं। अब देखो, ये डांसिंग गर्ल थी या नहीं इसका कोई ठोस सबूत है नहीं, लेकिन क्या चीज है जो हम बहुत ही डेफिनेट होके, ठीक है, बिल्कुल फिक्स होके कह सकते हैं कि कौन सी चीज है जो ये एक्चुअली है। क्या है ब्रोंज डांसिंग गर्ल? डांसिंग हो सकता है ये ना हो, लेकिन कुछ तो बता रही है इंडस वैली के बारे में। तो वो क्या चीज है? ये बताती है इंडस वैली के लोगों के ऑसम मेटल ब्लेंडिंग स्किल्स, ठीक है। लॉस्ट वैक्स कास्टिंग का इस्तेमाल करते थे ये स्कल्पचर्स बनाने में, और मेटलर्जी में इन्होंने एक नेक्स्ट लेवल की निपुणता को हासिल कर रखा था, ठीक है। टेराकोटा इतने अच्छे से नहीं बनाते थे, वो बात अलग है, बट हाँ, मेटल ब्लेंडिंग में, क्योंकि आप जानते हैं कि ब्रोंज भी एक तरीके का एलॉय है, तो मेटल ब्लेंडिंग की टेक्निक इनको मालूम थी। स्कल्पचर्स को बनाने के लिए लॉस्ट वैक्स
टेक्निक के बारे में भी इनको पता था। और जिस प्रकार से ये ब्रोंज डांसिंग गर्ल हमें दिखती है तो ये साफ नजर आता है कि ये कोई यूटिलिटेरियन एस्पेक्ट इसका नहीं है। यूटिलिटेरियन एस्पेक्ट का मतलब होता है कि प्राचीन इतिहास में कई सभ्यताओं में ऐसा होता था कि अगर कोई चिकित्सक है, उसने एक फीमेल मरीज उसके पास आया है तो वो छू नहीं सकते उनको। अब कैसे जाने कि उनके बॉडी में कहां पर उन्हें दर्द हो रही है, तो वो एक इसी तरह का कोई स्टैचू या स्कल्पचर उनको पकड़ाते थे और उस स्कल्पचर को टच करके फीमेल महिला या मरीज से पूछा जाता था कि यहां पर पेन हो रही है, व्हाट्स एक्चुअली द प्रॉब्लम। तो डायग्नोज करने के लिए यूटिलिटी होती थी। ब्रोंज डांसिंग गर्ल की ऐसी कोई यूटिलिटी नहीं है। इनफैक्ट ये बताती है कि बनाने वाले ने अपना पूरा समय दिया अपने आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए, अपनी कला की अभिव्यक्ति के लिए इसका इस्तेमाल किया गया था और इसकी एक एस्थेटिक वैल्यू है, राइट। और जब ऐसी सोफिस्टिकेटेड एस्थेटिक वैल्यू किसी सभ्यता में हमें पता लगती है, हमें सभ्यता किसी में मिलती है, तो वो बेसिकली उस सभ्यता की हाई एडवांसमेंट को दर्शाती है। और ये क्लियरली हमें दिखता है कि जब पूरी दुनिया एक तरीके से प्री हिस्ट्री के समय में जी रही थी या अभी सिविलाइजेशन इतनी वेल डेवलप नहीं थी, इंडिया में एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड और हाईली एडवांस्ड सोसाइटी का निर्माण हो गया था। ये गर्व फील करने वाली बात है और मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपने आज कुछ नया सीखा और आपको भी अपने इतिहास पे और अपने कल्चर के ऊपर अभिमान हो रहा होगा। चलिए इसी बात पे एक क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। ये क्वेश्चन में हमारे पास 3 स्टेटमेंट्स दे रखी हैं और हमने सही स्टेटमेंट को फाइंड आउट करना है। स्टेटमेंट 1 कह रही है, ठीक है, और ये सारी स्टेटमेंट्स ब्रोंज डांसिंग गर्ल के कॉन्टेक्स्ट में है। द फर्स्ट स्टेटमेंट इज सेइंग दैट इट वाज एक्सकेवेटेड फ्रॉम सिटाडल सिचुएटेड इन हड़प्पा। तो ये स्टेटमेंट दोस्तों गलत है, क्योंकि हड़प्पा नहीं, ये मोहेंजोदारो में मिली थी। सेकंड स्टेटमेंट कह रही है कि इट वाज डिस्कवर्ड बाय ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट अर्नेस्ट मेके। ये बिल्कुल सही है। 1926 में मोहेंजोदारो के सिटाडल में स्थित एक खंडित घर के अंदर ये ब्रोंज डांसिंग गर्ल का स्कल्पचर हमें मिला था और अर्नेस्ट मेके ने ही इसको ढूंढा था। तो सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और थर्ड कह रही है कि इट इज बिलीव्ड टू हैव बीन क्रिएटेड यूजिंग लॉस्ट वैक्स टेक्निक। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। इंडस वैली के लोग इस टेक्निक का इस्तेमाल करते थे ऐसे स्कल्पचर्स बनाने में। और वैसे भी दोस्तों, अगर पहली स्टेटमेंट आपको बिल्कुल पता है कि गलत है, सारी ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाएंगी और आपका आंसर आ जाएगा। और यही टेक्निक्स हम अपने P2I बैच में भी वीकली रिवीजन टेस्ट में अपने स्टूडेंट्स को सिखाते हैं कि किस तरीके से लिमिटेड नॉलेज के साथ भी आप मैक्सिमम अटेम्प्ट कर सकते हैं, राइट। इसी के साथ साथ आपके लिए एक इसका करेक्ट आंसर भी है और इसी के साथ आपको एक होमवर्क यहाँ पे दिया जा रहा है। ये मेंस का क्वेश्चन है, इसको जरूर ट्राई करना। दैट ब्रोंज डांसिंग गर्ल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन बाय ऑल अपीयरेंसेस इज नॉट एन ऑब्जेक्ट बिल्ट फॉर सम यूटिलिटेरियन पर्पस, बट द आर्टिस्ट्स टुक ग्रेट टाइम टू क्रिएट एन आर्टिफैक्ट ऑफ प्योरली सिंबॉलिक एस्थेटिक वैल्यू। एल्यूसिडेट कीजिए इस सेंटेंस को, इस कमेंट को। सो उम्मीद करता हूं आपने कुछ सीखा। इस आंसर को जरूर प्रैक्टिस करना। आज के लिए इतना ही। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।